नमस्कार साथियों। आज हम इतिहास के एक नए अध्याय के साथ आपके सामने हैं। जब इतिहास का हम अध्ययन करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है आधुनिक इतिहास। आज उसी कालक्रम को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें मध्यकालीन इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास को हम जानते हैं सल्तनत काल और मुगल काल, दो रूप में समझते हैं। वहीं से मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आप देखते हैं बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये मोटी मोटा मध्यकालीन इतिहास की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। इस बीच में एक दौर आता है, बाबर को देखा आपने, और इतिहास को अगर हम वहां से उठाएं, जो भारतीय परिदृश्य है, दो चीजें एक साथ हो रही हैं। मैंने पहले भी लेक्चर में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था, इतिहास महज घटनाओं को याद करने का प्रक्रम नहीं है। और इतिहास कठिन तब लगता है जब इतिहास को आप याद करने के चक्कर में पड़ते हैं। तिथियां भूल रही हैं, याद आ रही हैं, कोई मतलब नहीं रखता। जब एक बार आप समझ विकसित करते हैं, जैसे हम देखते हैं 1526 ईस्वी में जिस समय इधर से बाबर पंजाब की तरफ से आ रहा है, उसी समय आप देखते हैं जब बाबर 1526 में आ रहा है, उसके पहले ही देख रहे हैं आप 1498 में पुर्तगाली समुद्री रास्ते से भारत में दस्तक दे चुके हैं। दो चीजें एक साथ होती हैं। पूरा मध्यकालीन इतिहास, अब कह सकते हैं आप कि भारत में दो शक्तियां आती हैं, एक मुगल और दूसरी पश्चिमी शक्तियां। होता क्या है, अगले सैकड़ों वर्ष तक, जब तक दिल्ली पर मुगल ताकतवर बने रहते हैं, तब तक ये शक्तियां यहां इंतजार की मुद्रा में रहती हैं, तब तक वो सिर्फ व्यापारी के रूप में। और जब इस शक्ति का यहां पर क्षरण होता है, तब यहां से आगे बढ़कर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में, डचों में आपस में सत्ता का संघर्ष होता है, शक्ति का संघर्ष होता है, और विजेता बनकर के उभरते हैं अंग्रेज, जहां से हम पूरा आधुनिक इतिहास भारत का मानते हैं। अब इस बीच में इस दौर को देखें, आपने बाबर को मध्यकाल में पढ़ा, हुमायूं को पढ़ा, इसमें फिर 55 से 56 तक शासन रहता है, बीच में शेरशाह सूरी का आगमन होता है, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यहाँ तक एक मध्यकाल में जो लड़ाइयाँ हैं, जो कहानियाँ हैं, उसको आपने कई बार समझा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आज मैं पढ़ाने के लिए आपको उपस्थित हुआ हूँ, जो संक्रमण काल है, जिसे हम उत्तरवर्ती मुगल शासकों के रूप में जानते हैं। इसको थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताना इसलिए आवश्यक था कि हम वहीं से शुरू कर रहे थे कि मुगल एक सिरे से आए हुए हैं और दूसरे सिरे पर पश्चिमी शक्तियों का आगमन हुआ है। अब यहां पर हम देखते हैं, ये जो शासक हैं, उत्तरवर्ती मुगल शासक, अक्सर अभ्यर्थी भी इस चैप्टर की उपेक्षा कर देते हैं। और मैं आपको बताऊं, किसी भी परीक्षा का पेपर आप उठा के देखिए, यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि किसी भी विषय का जो प्रश्न पूछने का तरीका है, उसमें 3 तरीके के प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न तो ये होते हैं सामान्य प्रश्न, जिसको हर अभ्यर्थी लगभग सही करता है। दूसरे मध्यम प्रकार के प्रश्न,
इसमें 50 से 60% लोग सही करते हैं। और उसके बाद आते हैं कठिन प्रश्न। हर विषय में इस तरीके के प्रश्न रखे जाते हैं, और ये जो कठिन विषय के प्रश्न हैं ये आपके बोनस अंक के रूप में होते हैं। और जो ये उत्तरवर्ती मुगल शासकों का इतिहास का जो क्रम है, यहीं पर मध्यकालीन इतिहास का अवसान हो रहा है और आधुनिक भारत का प्रारंभ, जिसे मोटी मोटा 1757 के आसपास से माना जाता है। तो ये संक्रमण का दौर है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बराबर बनते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 से 10 शासक एक साथ हैं, और जब आप पलटते हैं पन्नों को फिर ऊब कर छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा ये वादा है आपसे, अगर आज ढंग से वीडियो आप देख कर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इंटरेस्ट पैदा होगा इसमें, और फिर ये भूलेंगे नहीं आप। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले बहादुर शाह 1707 से 1712, उसके बाद जहांदार शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियर 1713 से 1719, उसके बाद मोहम्मद शाह, बीच में रफ़ीउज्जात रफ़ीउद्दौला हैं, और इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह 1719 से 1748, फिर अहमद शाह 1748 से 1754, इसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर 1837 से 57। एकदम कालक्रम है। अब देखिए, वनडे एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, वो अक्सर ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैं ये नहीं मानता कि ट्रिक गड़बड़ है, वो भी अच्छी चीज़ है। अब एक तो नाम याद करो फिर ट्रिक याद करो, उससे अच्छा है अगर थोड़ी सी समझ से विकसित की जाए। यहां पर देखते हैं हम बहादुर शाह, पहला नाम है। जब औरंगजेब के पुत्रों मुअज्जम आजम और काम्बक्स के बीच में युद्ध होता है तो मुअज्जम गद्दी पर बैठता है और ये बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल अभी के अभी आपको याद हो जाएगा। वो व्यक्ति जो बहादुर है, बहादुरी से भारत की गद्दी पर बैठता है और पूरे जहां को जीतने की कोशिश करता है, पूरे जहां को जीतने का प्रयास करता है और जीत भी लेता है। तो यहां से आप आ जाते हैं जहांदार शाह पे। वो बहादुर है, अपनी बहादुरी से जहां जीत लेता है और जहांदार शाह हो जाता है। और आप समझिए, जो पूरी दुनिया को जीतेगा, जो जहान को जीतेगा, वो अपनी इस जीत पर उसको फक्र तो महसूस होगा, वो अपने आप को गौरवान्वित तो महसूस होगा, तो वो बहुत फक्र महसूस करते हैं। और यहां से आपको फर्रुखसियर आ जाते हैं। वो बहादुर है, उसने जहां जीत लिया, जहांदार शाह आ गए और उसको अपनी इस उपलब्धि पर बड़ा फक्र महसूस हुआ, तो यहीं से फर्रुखसियर आ गए। फर्रुखसियर के बाद जो दो नाम हैं, वैसे तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप उनको भी जानते रहें, रफ़ीउज्जात और रफ़ीउद्दौला। तो इनको आप ये भी कह सकते हैं कि भारत में एक बड़ी आम बोलचाल में एक भाषा है रफू चक्कर। रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। आप देखेंगे इनको रफू चक्कर ही मानते हैं, क्योंकि इनका बहुत छोटा सा संक्षिप्त इतिहास है। इस बीच में ये दो आते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। अब फिर से हम उसी श्रृंखला पर लौटते हैं। वो बहादुर है, उसने जहां जीत लिया, जहांदार शाह, उसको बड़ा फक्र महसूस हुआ, और फर्रुखसियर। अब जब आप किसी उपलब्धि तक पहुंच जाता है व्यक्ति, तब फिर क्या होता है, तब चौथापन होता है कि वो ईश्वर की शरण में जाता है, ईश्वर का भजन करता है। तो अब वो इस्लाम को मानने वाले थे तो पैगंबर को याद करते हैं, मोहम्मद को, और यहां से मोहम्मद शाह। चौथी बात आती है कि वो बहादुर है, उसने जहां को जीता, उसको फक्र महसूस हुआ। अब वो जो आराम के क्षणों में पहुंचा, तो बहादुर शाह और मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह के बाद यहां पर अहमद शाह। ये 4-5 क्रम याद हो गए आपको। अब इसके बाद जो है जितने हैं, 3 नाम हैं द्वितीय के। द्वितीय के जो नाम हैं, ये नाम आप याद रखेंगे, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर
कोई व्यक्ति अगर अपने प्रभाव से जीतता है, राजा बनता है, इसमें कई बार हम क्या होता है, नाम तो हमें सभी याद रहते हैं लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि पहले ये कि पहले ये, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछता है वो अक्सर कालक्रम सजाने को, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि 4 नाम दे दिया गया और आपसे कालक्रम पूछ रहा है। तो अब वो आलमगीर है यहाँ पे, लेकिन जब आलमगीर राजा बन जाएगा तो राजा को क्या बोलते हैं, शाह। तो फिर क्या हो जाएगा, वो शाह आलम हो जाएगा। आलमगीर को ये समझिए, आलमगीर सेकंड, फिर वो बड़ा राजा बन गया वही शाह आलम के रूप में। तो यहाँ से आलमगीर और यहाँ से शाह आलम सेकंड, उसके बाद अकबर द्वितीय। ये 3 नाम, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय। और उसके बाद एक फिल्मी गाना आपने सुना है ना, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, बहादुर शाह से बहादुर शाह जफर तक का ये सफर है। पहला नाम और आखिरी नाम, उनको उपाधि है जफर की, बहादुर शाह से शुरू होकर के, और ये बहादुर शाह जफर तक की यात्रा है। बीच में 1-2 बार इस चीज को अगर आप समझ लेंगे तो शायद है कि आप भूलेंगे नहीं कि बहादुर है इतना उसने, जहां जीता जहांदार शाह, और उसके बाद फक्र महसूस हुआ फर्रुख सियर, और फिर मोहम्मद शाह, वो ईश्वर की शरण में होता है। मोहम्मद के बाद फिर अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय वो शक्तिशाली के रूप में, फिर शाह आलम, अकबर द्वितीय और आखिरी शासक बहादुर शाह जफर। बीच में 2 नाम जैसे मैंने कहा को रफू चक्कर हो जाने वाले लोग हैं। सबसे छोटा शासनकाल माना जाता है, सिर्फ चंद महीनों का है, रफी उज्जात का। ठीक, तो अब हम इनको एक एक के कालक्रम को समझेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं इस काल में हुई हैं। तो अब इसके आगे हम, नाम याद हो गया हमें, और इसको 2 बार 4 बार आप पढ़ करके पेन की सहायता से लिख करके समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर याद रहेगा। प्रश्न यहाँ से अक्सर इस बात को लेकर बनता रहा है, कालक्रम को लेकर के। कालक्रम में लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब आते हैं हम बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम जो है वो मोहम्मद शाह, सॉरी, बहादुर शाह का वास्तविक नाम है मुअज्जम। और एक समस्या जो हमें देखने को मिली है मुगल काल में, 2 चीज बहुत देखने को मिलेगा आपको। जैसे हर बार, चाहे बाबर के समय में भी हमने इसको देखा है और आगे भी कई बार इसको देखा है कि बादशाहों ने अपने पुत्रों में मरने से पहले ही क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया, लेकिन बंटवारे के बाद भी युद्ध हुए हैं। और युद्ध में क्या हुआ है, 2 चीजें हुई हैं, या तो अगले का सर कलम किया गया, और या तो दूसरी चीजें हैं कि उसकी आंखें फोड़ दी गई। आंखें फोड़ने का ये क्रम, यहां तक कि आपको इन उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों से लेकर के, और शुरुआत में भी देखेंगे आप कि हुमायूं कामरान की आंख फोड़ता है, गुलाम कादिर शाह आलम की आंख फोड़ता है। एक इतिहास की जो इस्लामिक नियम है, एक परंपरा मानी जाती है हिंदू और सनातन मैथोलॉजी में, तो यह है, आप देखते हैं पूरे महाभारत में धृतराष्ट्र राजा बन के बैठे हैं। धृतराष्ट्र जन्मांध हैं, दोनों आंख से अंधे हैं, फिर भी वो राजा बनते हैं। लेकिन इस्लाम का नियम है कि अंधे व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए जिसको नहीं मारना है उसको उम्र कैद दे दो, अर्थात उसकी आंखें फोड़ दो, राजा बनने से वंचित हो जाएगा, रास्ता हमारा क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से मुअज्जम जो है, मुअज्जम का युद्ध आजम से होता है। ये उस समय मुअज्जम लाहौर में हुआ करता है, आजम आगरे के पास है। जजाऊ का युद्ध होता है और जजाऊ के युद्ध में आजम को पराजित करके वध कर देता है। उसके बाद इसका अगला युद्ध बीजापुर में, बीजापुर में इसका अगला भाई कामबख्श है, और कामबख्श से युद्ध होता है, और वहाँ पर ये कामबख्श को भी पराजित करके बहादुर शाह जो है वो राजा बनता है। और इसने शाह आलम प्रथम की उपाधि ग्रहण की थी। लेकिन वास्तव में जब ये गद्दी पर बैठता है तो ये वृद्धावस्था में है, 63 के आसपास इसकी एज है। और बाद में युद्ध जीतने के बाद के अपने कार्यकाल में ये राजकाज से कार्यों से बड़ा उदासीन सा रहता था। इस बात को लेकर के
खफी खां ने एक लाइन जोड़ दी, साहे बेखबर। ये प्रश्न जो शुरुआत के 4 हैं, इनके साथ जो उपाधियां जुड़ी हैं या जो ये लाइनें जुड़ी हैं, इससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि साहे बेखबर किसे कहा जाता है। तो साहे बेखबर और शाह आलम प्रथम, शाह आलम प्रथम, दोनों ये बहादुर शाह प्रथम से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अक्सर प्रश्न उठता रहता है। अब इसके बाद हम चलते हैं बहादुर शाह के बाद। बहादुर शाह के जो कुछ कार्य रहे हैं उनमें हम देखते हैं, एक 1711 में एक शिष्टमंडल आता है। इस शिष्टमंडल का जोशुआ कटलर के नेतृत्व में एक डच शिष्टमंडल दरबार में आता है और इसका स्वागत जूलियाना नामक एक पुर्तगाली स्त्री के द्वारा किया जाता है और जूलियाना को बीबी और फिदवा की उपाधि दी गई थी। एक आध बार ये प्रश्न आया हुआ है, क्योंकि कभी कभी बहुत गहराई से प्रश्न उठाते हैं। तो ये डच शिष्टमंडल का जो है बहादुर शाह के दरबार में आता है, तो पुर्तगाली स्त्री जूलियाना के द्वारा इसका भव्य स्वागत किया जाता है और उसको जो है बहादुर शाह ने उपाधि दी थी, जूलियाना को, फिदवा और बीबी की। जूलियाना, ये यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इनको विशेष तौर से ध्यान में रखेंगे। इसमें शुरुआत के दौर के बाद लगभग कोशिश की बहादुर शाह ने कि शांति का माहौल रहे, सिर्फ तनाव जो है। बंदा बहादुर, जब हम सिख इतिहास पढ़ेंगे, बंदा बैरागी वो गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का जो साम्राज्य है, सिख कमान, सिख तेग, वो बंदा बहादुर ने संभाली थी और गुरुपुत्रों पर जो अत्याचार हुआ था उन सब का बदला लिया था। तो बंदा बहादुर के प्रति जो है इस मामले में भी ये थोड़ा सा स्थिर नीति अपनाता है। अब बहादुर शाह के बाद दूसरे महत्वपूर्ण शासक हैं जहांदार शाह, 1712 से 1713। बहादुर शाह के बाद जो अचानक से बहादुर शाह की जब मृत्यु होती है और इसके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध शुरू होते हैं। इन युद्धों में जहांदार शाह विजयी होकर के आता है और जहांदार शाह शासक बनता है। लेकिन मुख्य रूप से जहांदार शाह जो था वो इसके सबसे कमजोर, या आप कह सकते हैं सबसे अयोग्य पुत्रों में से था। लेकिन आप इतिहास के पन्नों को जब पलटेंगे, और आज तक ये चलता है कि अक्सर जो सामंत होते हैं या जो दूसरे दर्जे के लोग होते हैं शासन व्यवस्था में, वो अक्सर प्रयास करते हैं कि गद्दी पर कोई कमजोर व्यक्ति बैठे, और जब कमजोर व्यक्ति बैठता है तो पर्दे के पीछे से शासन उनके हाथों में होता है और वो जो है जिम्मेदारियों से भी मुक्त होते हैं और कुल मिला के शासन भी करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जहांदार शाह की विजय के पीछे जुल्फिकार का हाथ, और सत्ता का कार्य जो है ज्यादातर जुल्फिकार खां के द्वारा किया जा रहा है। इसको उपाधि दी गई लंपट मूर्ख। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि लंपट मूर्ख किसे कहा गया, तो ये जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण नाम जुड़ता है, लाल कुंवरी। लाल कुंवरी एक वेश्या हुआ करती थी, उस पर जहांदार शाह अत्यधिक आसक्त है। उसके तमाम महत्वपूर्ण पदों पर
उसके रिश्तेदारों आदि को नियुक्त किया गया है। और एक सुभग चंद्र नाम में एक आता है, कभी कभी प्रश्न आता है, सुभग चंद्र। सुभग चंद्र जो है मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्यों को सुभग चंद्र देखता है। तो जुल्फिकार खां, लाल कुंवरी, सुभग चंद्र, ये सब जो हैं ये जहांदार शाह के समय में सत्ता के केंद्र बनते हैं और इसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। इसने उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों में पहला व्यक्ति था जिसने जजिया को समाप्त करने की घोषणा की थी। जजिया को इसने समाप्त किया था। और भी इसने राजपूत राजा अजीत सिंह को इसने महाराजा की उपाधि दी। महाराजा की उपाधि दी। तो मुख्य रूप से शासन जुल्फिकार खां के हाथों में है। लाल कुंवरी नामक वेश्या के प्रभाव में है। सुभग चंद्र भी इसके प्रशासनिक कार्यों को देख रहा है। जजिया को इसने समाप्त करने की घोषणा की और अजीत सिंह को इसने महाराजा की उपाधि दी। इसने राजा जय सिंह को इसने मिर्जा राजा की उपाधि दी। जय सिंह को ये मिर्जा राजा की उपाधि देता है। तो ये बहादुर शाह, साहेब एकबर और जहांदार शाह लंपट मूर्ख। आप देखते हैं जय सिंह को मिर्जा राजा तथा जो भी हम लोगों ने बात की लाल कुंवरी का प्रभाव, सुभग चंद्र या सुभाग चंद्र जो है ये, और जुल्फिकार खां, जजिया कर को पहली बार इसने समाप्त करने की घोषणा की थी। इसी समय में क्या होता है, इसी समय में यहां पर सैयद बंधुओं का उत्कर्ष शुरू होता है। अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, ये जो दो भाई हैं ये सरदार हैं, मुगल सरदार के रूप में हैं, मुगल सामंत हैं और ये बेहद ताकतवर है। तो अब एक परंपरा चल पड़ी कि जिस तरीके से जुल्फिकार खां राजा बनाता है जहांदार शाह को और शक्तियां अपनी मुट्ठी में समेटता है, तो निश्चित रूप से इनको देख करके इन लोगों के मन में भी एक महत्वाकांक्षा पनपती है और ये क्या करते हैं, ये फर्रुखसियर को खड़ा करते हैं। अब हम देखेंगे कि पटल पर उदय होता है फर्रुखसियर का। फर्रुखसियर जो है, फर्रुखसियर जो है जहांदार शाह को ललकारता है। युद्ध होता है और युद्ध में सैयद बंधुओं की सहायता से विजयी होकर के फर्रुखसियर सत्तासीन होता है और वध कर दिया जाता है जहांदार शाह का। जहांदार शाह का अंत कर दिया जाता है। जुल्फिकार खां को भी बाद में गिरफ्तार किया जाता है और जुल्फिकार खां का भी वध कर दिया जाता है। इस तरीके से अब जो रोल कभी जुल्फिकार खां कर रहा होता है वो रोल अब सैयद बंधु निभा रहे हैं और इसके लिए दोनों को, हुसैन को और अब्दुल्ला को, दोनों लोगों को, अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन खां को मीर बख्शी, अब्दुल्ला खां, हुसैन खां। अब
दोनों महत्वपूर्ण पद, मीर बख्शी का पद जो है, जो प्रमुख सेना नायक के रूप में है, और वजीर का पद, ये दोनों पद जो हैं ये इन दोनों भाइयों के हाथ में आ जाते हैं। वजीर अब्दुल्ला खां और हुसैन खां मीर बख्शी बन जाता है। फर्रुख सियर के समय में दो घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये जजिया कर को पूर्ण रूप से फर्रुख सियर के द्वारा समाप्त किया जाता है। फर्रुख सियर जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है, क्योंकि हुसैन बंधुओं की जो सलाह होती है, हुसैन बंधुओं की जो नीति है, ये राजपूतों से भी मेल मिलाप करना चाहते हैं और हिंदुओं को संतुष्ट रखने के लिए ये जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त करवा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्रुख सियर के समय में जजिया कर संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। अब्दुल्ला खां साम्राज्य का वजीर बनता है और हुसैन खां को मीर बख्शी का पद मिलता है। इसके समय में एक युद्ध होता है बंदा बहादुर से। बंदा बहादुर घेरा डाला जाता है और बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद बंदा बहादुर को 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दे दी जाती है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बंदा बहादुर का अंत या बंदा बहादुर का वध किसके समय में किया गया है? तो बंदा बहादुर का वध फर्रुख सियर के समय में किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो है इसके समय में, फर्रुख सियर के समय में, वो है ये सिख विद्रोहों का दमन करके उसको फांसी देता है। और दूसरी चीज है कि ये कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में एक फरमान जारी करके विशेष रियायतें प्रदान करता है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इन रियायतों के जरिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसके जरिए कंपनी को बहुत ही लाभ होता है व्यापार में। तो ये दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। नंबर एक, बंदा बहादुर का अंत, बंदा बहादुर को फांसी 1716, और दूसरा 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली रियायतों का फरमान, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दूसरी चीज क्या है, इसके ये स्वभाव से बड़ा संकालु है और जैसा सैयद बंधुओं ने सोचा है वैसा है नहीं। वास्तव में बाद में हितों का टकराव शुरू होता है। फर्रुख सियर को कहीं ना कहीं लगता है कि सैयद बंधु शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं या मेरे ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो उनसे आशंकित रहने लगता है और उस आशंका के मद्देनजर होता क्या है कि जो कभी सहायक थे वही विरोधी बन बैठते हैं और इसके तहत अब सैयद बंधुओं के द्वारा ही इसकी हत्या करा दी जाती है और इस तरीके से फर्रुख सियर का अंत हो जाता है। फर्रुख सियर को इसी संकालु स्वभाव की वजह से इसको घृणित कायर कहा गया है। फर्रुख सियर की उपाधि जो है वो है घृणित कायर। घृणित कायर के रूप में इसे जाना जाता है। आप देख रहे हैं मात्र 3000 वार्षिक भुगतान में बंगाल में कर मुक्त व्यापार का जिसको आदेश करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लाइफ में ये ऐतिहासिक मोड़ होता है।
और इसे मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। तो जिन सैयद बंधुओं ने इसको गद्दी तक बैठाया, उन्होंने ही इसका पतन किया। अब इसके बाद सैयद बंधु नए शासक के रूप में सबसे पहले रफ़ी-उद-जात को ले आते हैं। रफ़ी-उद-जात ये सबसे कम समय तक शासन करता है, सिर्फ कुछ महीनों का शासन होता है, और टीबी तपेदिक बीमारी से रफ़ी-उद-जात की मौत हो जाती है। रफ़ी-उद-जात की मौत के बाद ये फिर रफ़ी-उद-दौला को शासक बनाते हैं सैयद बंधु। इसीलिए सैयद बंधुओं को नृप निर्माता कहा जाता है। सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता है? नृप निर्माता। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इन्होंने रफ़ी-उद-जात को बनाया, फिर रफ़ी-उद-दौला को बनाया, और रफ़ी-उद-दौला अपना राज्याभिषेक के समय शाहजहां द्वितीय की उपाधि लेता है। ये अफीम का बड़ा सेवन करता है, अफीम का बड़ा शौकीन होता है, बहुत सेवन करता है, और अंत में पेचिस, भयंकर रूप से इसको पेचिस पड़ती है, और पेचिस के द्वारा इसकी मृत्यु हो जाती है। और तब एक नए शासक का आगमन होता है, मोहम्मद शाह। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोहम्मद शाह रंगीला रोशन अख्तर। ये तीनों नाम आप ध्यान रखेंगे। ये नृत्य का, सुंदरियों का बहुत ही शौकीन था। उसकी विलासिता की वजह से, उसके इन गुणों की वजह से मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। 1719 से 1748 तक के का दौर जो है वो मोहम्मद शाह का दौर है। और मोहम्मद शाह का एक और नाम रोशन अख्तर। रोशन अख्तर इसका एक और नाम है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अब यहां पर होता क्या है कि जो चीज पहले हुई थी, जैसे फर्रुखसियर को देखा, रफ़ी-उद-जात को देखा, रफ़ी-उद-दौला को देखा, अब यहां पर मोहम्मद शाह बहुत ही संकाल रहता है सैयद बंधुओं से। यद्यपि ये उनकी सहायता से गद्दी पर तो जरूर बैठा है, लेकिन उसके दिमाग में एक आशंका होती है कि कभी ना कभी अगर इनके हितों का कोई टकराव हुआ तो ये मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। इसलिए अब जाल दोनों तरफ से बुने जाते हैं, और इसमें मोहम्मद शाह सफल रहता है, और मोहम्मद शाह के कार्यकाल के दौरान ही सैयद बंधुओं की ये यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाती है। जो नृप निर्माता बनकर के आए हैं, वो मोहम्मद शाह के समय में इनका वध हो जाता है। ये दो के दोनों भाई मारे जाते हैं। ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। अब इसके समय में एक और चीज आप देखेंगे कि जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है, तब तक छोटे राज्यों का उदय प्रारंभ होता है। तो मोहम्मद शाह के समय में ही ये जो मुगलों का साम्राज्य है, वो छोटे छोटे राज्यों में विघटित होना शुरू होता है। और क्योंकि आप जुल्फिकार खां के समय से ही देख रहे हैं कि जुल्फिकार खां के समय से ही अभी तक क्या था, एक तरीके से आप इसको राजनीति का चरण समझ सकते हैं। पहला चरण वो आता है जब इन सामंतों द्वारा, इन दरबारियों द्वारा किसी मुगल परिवार के शासक को राजा बनाया जाता है और पर्दे के पीछे से शासन का प्रयास किया जाता है। लेकिन इन दो के बाद जब ये तीसरा काल आता है मोहम्मद शाह का, अब यहां से महत्वाकांक्षाएं इतनी प्रबल हो उठती हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में वो राजा न बनाने के बजाय स्वयं राजा बनने का प्रयास करते हैं, जिससे आप देखेंगे इसी समय में अवध, हैदराबाद, बंगाल
इन सब क्षेत्रों में धीरे धीरे जो शासक हैं, जो वजीर हैं, ये सब क्या करेंगे, ये अपने स्वयं के राज्य को स्थापना करने का प्रयास करेंगे या शुरुआत करेंगे। अब इसके जीवन की जो सबसे एक महत्वपूर्ण घटना होती है, वो घटना है नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह जो है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसका उत्कर्ष भी बहुत साधारण ढंग से होता है और एक चरवाहे से अपनी यात्रा प्रारंभ करके ये राजगद्दी तक पहुंचता है। और 1739 ईस्वी में 1739 ईस्वी में ये भारत पर आक्रमण करता है। और जब ये भारत पर आक्रमण करता है, उस समय मोहम्मद शाह राजधानी से निकलता है और इससे मुकाबला करने के लिए चलता है। अवध से सादत खां, बुरहानुल मुल्क और इधर निजामुल मुल्क, ये सब इसके साथ होते हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें ये करनाल नामक जगह पर, करनाल में ये 1739 में जब युद्ध हो रहा है, उस समय खाने दौरान जो मुख्य संचालक है मोहम्मद शाह की सेना का और मीर बख्शी के पद पर है। खाने दौरान के नेतृत्व में युद्ध लड़ा जा रहा है। निजामुल मुल्क और सादत खां ये सभी साथ में हैं। युद्ध लगभग 3 घंटे में यह युद्ध समाप्त हो जाता है और खाने दौरान शहीद होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इस समय क्या होता है, निजामुल मुल्क बड़ी कूटनीतिक चतुराई का उपयोग करता है और एक संधि का प्रस्ताव रखता है। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में एक संधि होती है। संधि में 20 लाख मोहरों का जुर्माना दे करके मामले को समाप्त किया जाता है और प्रयास किया जाता है कि 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर के नादिर शाह यहीं से वापस लौट जाए। अब दूसरी तरफ क्या है, जहां पर हम देखते हैं दरबारों में अक्सर हम देखेंगे इतिहास के दौर में, एक युद्ध राजा को बाहर से लड़ना होता है और एक दरबारी षड्यंत्रों से लड़ना होता है। निजामुल मुल्क जब इस पूरे मामले को व्यवस्थित कर ले जाता है तो मीर बख्शी का पद इसको दे दिया जाता है, और जबकि सादत खां अपने लिए मीर बख्शी का पद पाने का इच्छुक है। अब पुनः हितों का टकराव शुरू हो जाता है। अब जब यह होता है मामला कि निजामुल मुल्क का पद बढ़ गया, वो मीर बख्शी बन गया, अब सादत खां को यह बात कचोटती है। सादत खां सोचता है नादिर शाह लौट जाएगा, मोहम्मद शाह दिल्ली लौटेगा और अब पूरा प्रभाव निजामुल मुल्क का होगा। वो क्या करता है, वो नादिर शाह के कान भरता है। यहां पर जिसके लिए हम भारतीय बदनाम रहे हैं, एक तरीके से गद्दारी जिसे कहते हैं, वतन परस्ती छोड़ करके ये इसको समझाता है कि 20 लाख की बात कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली तक चले ना तो आपको 20 करोड़ मिलेंगे। और नादिर शाह जो पूरी तरीके से एक लुटेरा है, उसको राज्य स्थापित करने में, यहां पर शासन करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ धन लूटने आया है। अब इस बात से वो बहुत प्रभावित होता है और दिल्ली की तरफ कूच कर जाता है। अब जब दिल्ली में आकर के वो ठहरता है, वो लगभग 57 दिन तक दिल्ली में रुकता है। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान एक घटना होती है।
अचानक से एक अफवाह फैलती है, अचानक से एक अफवाह फैलती है कि नादिर शाह मारा गया। और इस बात को लेकर के जनता में एक छोटा मोटा विद्रोह टाइप होता है और उसमें इसके लगभग 600-700 सैनिक मारे जाते हैं। अब जब ये सैनिक मारे जाते हैं तब क्या होता है, तब वो दिल्ली में खुलेआम कत्लेआम का आदेश दे देता है। लगभग 300,000 व्यक्तियों का कत्ल होता है। पूरी दिल्ली लाशों से पट जाती है। गिड़गिड़ाता है, याचना करता है मोहम्मद शाह कि आप ऐसा न करें, ये महज एक अफवाह थी। और अंत में उसके विशेष अनुनय विनय पर ये कत्लोगार रुकती है। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस। तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन, जिसे शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। अब ये कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस नादिर शाह दोनों अपने कब्जे में लेता है। प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। पैसा अब उसकी समझ में आता है कि 20 करोड़ तो मिले नहीं। अब वो सादत खां को बुलाता है कि सादत खां, किसी भी कीमत पे मुझे 20 करोड़ चाहिए। अब जब सादत खां पर यह भारी दबाव बनता है तो सादत खां पूरी तरीके से अवसाद में आ जाता है और जहर खा करके आत्महत्या कर लेता है। सादत खां मर जाता है। इस तरीके से आप देखते हैं कि एक व्यक्ति जो कभी वतन से गद्दारी किया, इतने लोगों के रक्तपात का कारण बना, वो अपने इस चक्रव्यूह में फंस करके स्वयं वो अपनी लीला समाप्त करने को मजबूर हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है। और नादिर शाह यहाँ से लूट करके कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस ले करके वापस चला जाता है। इस तरीके से अंतिम रूप से मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला व्यक्ति बादशाह मोहम्मद शाह है। और बाद में वो कोहिनूर हीरा फिर लौटता है भारत, वो हम पढ़ेंगे सिखों के समय में। तो ये षड्यंत्र अवध का सूबेदार करता है मीर बख्शी प्रधान सेनापति के पद को पाने के लिए, ठीक। और आप देखते हैं कि ये 20 करोड़ रुपए का जो लालच है वो उसकी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। अब इसके बाद मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह अगला राजा बनता है। इसका पुत्र अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से 1754 तक, इसके समय में नादिर शाह का जो सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह के बाद उसके भी दिमाग में यह बात थी कहीं ना कहीं से कि भारत पर आक्रमण किया जाए, वहां पर अथाह धन है। इस लूटपाट के क्रम में वो पहला आक्रमण करता है भारत पर। इसने कुल 7 आक्रमण किए और पहला आक्रमण वो 1748 में करता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण कब हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण जो होता है वो 1748 ईस्वी में अहमद शाह के समय में ही होता है। इसके बाद अगला शासक है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटती है
वो बंगाल में घटती है प्लासी का युद्ध। कई बार प्रश्न पूछा गया है 1757 में जब प्लासी का युद्ध बंगाल की धरती पर लड़ा जा रहा था तो दिल्ली पर किसका शासन था? तो दिल्ली पर उस समय आलमगीर द्वितीय का शासन होता है। आलमगीर द्वितीय के बाद फिर ये थोड़ा सा इत्मीनान से समझेंगे आप, आलमगीर द्वितीय के बाद आता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से भी जानते हैं। 1759 से 1806 शाह आलम की स्थिति ये रहती है, शाह आलम बहुत डरा हुआ रहता है। वो बार बार अपनी मृत्यु को लेकर के भयभीत रहता है। वो इधर से उधर भागता फिरता है। उसको इस बात का बड़ा डर रहता है कि कहीं मुझे मार ना दिया जाए, मार ना दिया जाए। क्योंकि जिस समय शुरुआत में हम देखते हैं ये बिहार में होता है, और जब इसको ये पता चलता है कि आलमगीर की मृत्यु हो गई है और ये राजा बनने की बात करता है, कभी कभी ये प्रश्न आता है, उसी समय दिल्ली की गद्दी पर शाहजहां तृतीय नाम से एक अन्य शासक बैठने का प्रयास करता है। तो शाहजहां तृतीय की जब बात आएगी तो शाहजहां तृतीय जो है वो शाह आलम द्वितीय के समय में ही गद्दी पर बैठने का प्रयास करता है। शाह आलम या अली गौहर शाह आलम के नाम से गद्दी पर बैठता है। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण पहला युद्ध जो है वो 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली का युद्ध इसी के समय में होता है, जिसे पानीपत का तृतीय युद्ध कहा जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध पर हम मराठा साम्राज्य का अध्ययन करते समय इसको पढ़ेंगे। वास्तव में यह युद्ध इतना महत्वपूर्ण युद्ध है कि उस समय जब एक तरफ अंग्रेज भारत में अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, उस समय मराठा साम्राज्य भी अपनी बुलंदी पर था पेशवाओं के नेतृत्व में, और वो इतने शक्तिशाली थे कि मात्र 500 घुड़सवार लेकर के दिल्ली तक पे चढ़ाते थे। उनको रोकने वाला कोई नहीं होता था। ऐसे समय में अपनी पुरानी छापामार और अन्य रणनीतियों को छोड़ करके आमने सामने के मैदान में जो लड़ाई होती है, और इसमें पूरी तरीके से कमर टूट जाती है मराठों को, और इसीलिए कहा जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह नहीं निश्चित किया कि शासन कौन करेगा, बल्कि उसने ये निश्चित कर दिया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा। और यहीं से जो अंग्रेजों की सापेक्ष मराठाओं की शक्ति है, यहीं पर से वो पिछड़ जाते हैं। कहा भी जाता है कि मराठा शक्ति जैसा विशाल अजगर यहां पर कुचल उठा, और भारतीय परिदृश्य में ये सत्ता से कमजोर हुए यहां पर मराठे। तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया, उस समय शाह आलम द्वितीय का ही शासन होता है। अब इसी समय क्या होता है, बक्सर का युद्ध 1764, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। वास्तव में 1757 का जो युद्ध था वो कोई युद्ध नहीं था, बल्कि हम जब अभी अध्ययन करेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। 1757 वास्तव में एक झड़प थी, दुर्संधियों का परिणाम था, गद्दारियां, दुरभिसंधियां। लेकिन 1764 का जो युद्ध होता है वो वास्तव में शक्ति का और वास्तविक रणनीति का युद्ध था। 1764 में मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और उसमें एक तरीके से ये शाह आलम भी शामिल है। 1764 का युद्ध होता है, और 1764 के युद्ध में
निर्णायक रूप से अंग्रेजों की जीत होती है और यहीं पर उनके पांव पूरी तरीके से भारत में जम जाते हैं। इस 1764 के युद्ध के बाद 1765 में अंग्रेजों के बीच में और शाह आलम द्वितीय के बीच में इलाहाबाद की संधि होती है। अक्सर ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1765 में इलाहाबाद की संधि हो जाती है। यद्यपि वो विजेता हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों को लेकर के अब भी उन्होंने इसको राजा के रूप में छोड़ रखा है। 1765 से 1772 तक ये इलाहाबाद में ही रहता है और ये यहाँ पर अंग्रेजों के संरक्षण में रहता है। ये यहाँ पर अंग्रेजों के संरक्षण में रहता है। 1772 के बाद पुनः मराठों की सहायता से ये वापस दिल्ली आ जाता है और अब ये 1773 से मराठों के संरक्षण में आ जाता है शाह आलम। और इसी बीच 1788 में जिस बात का इसको सबसे ज्यादा डर रहता है, 1788 में गुलाम कादिर द्वारा इसे अंधा कर दिया जाता है। 1788 में गुलाम कादिर द्वारा इसे अंधा कर दिया जाता है और अब ये अंधे शासक के रूप में ही शासन करता है। बहुत ही दिलचस्प पहलू हैं भारतीय इतिहास के ये। और उसके बाद 1803 से जब दिल्ली पे यहां पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हो जाता है, तब 1803 से 1806 तक यह अंग्रेजों के संरक्षण में शासन करता है। तो इस तरीके से देखते हैं आप, बक्सर का युद्ध होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध, यह भी शाह आलम द्वितीय के समय में, अली गौहर इसका एक नाम है। 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। 1765 की इलाहाबाद की संधि होती है। 1788 में इसको अंधा कर दिया जाता है और फिर 1803 से 1806 तक ये अंग्रेजों के संरक्षण में रहता है और यहीं पर इसके मृत्यु के बाद ये इसका शासन समाप्त हो जाता है और फिर अगले शासक के रूप में अकबर द्वितीय का शासनकाल आ जाता है 1806 से 1837। 1806 से 1837 तक एक तरीके से अकबर द्वितीय जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक संरक्षण पर है और ये पेंशन पर है। वास्तविक स्थिति ये है कि अकबर द्वितीय इतना कमजोर हो जाता है कि उस पेंशन से इसका निर्वाह नहीं हो पाता है। वो बहुत जब परेशान होता है तो राजा राम मोहन राय को ये इंग्लैंड भेजता है और इनको राजा की उपाधि दे करके, एक्चुअल में उस समय होता क्या है कि एक राजा शब्द जो होता है अपने आप में थोड़ा सा वजनदार शब्द है कि किसी क्षेत्र का, किसी जागीर का या फिर किसी रियासत का ये मालिक है, ये राजा है। इस तरीके से राजा की उपाधि जो है राम मोहन राय को दे करके ये इंग्लैंड भेजते हैं कि कुछ रियायतें बढ़ाई जाएं, पेंशन बढ़ाई जाए, इन सब क्षेत्र में बात करने के लिए। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो राजा की उपाधि जो है वो अकबर द्वितीय के द्वारा दी जाती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि 1835 से मुगल सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया जाता है। तो ये दो चीजें, राजा की उपाधि और 1835 में मुगल सिक्कों का प्रचलन से बाहर होना, ये अकबर द्वितीय के समय में होता है। अब हम आ पहुंचे हैं उत्तरवर्ती मुगल सम्राट के अंतिम पड़ाव पर, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर
एक तरीके से प्रतीकात्मक शासक के रूप में बचे हुए थे। और जब 1857 का विद्रोह होता है तो एक तरीके से जो विद्रोही थे, जो क्रांतिकारी थे, वो दिखाना चाहते थे कि दिल्ली का सम्राट हमारे साथ है और हमारा दिल्ली पर कब्जा है। ये पहुंचते हैं और इस बात के लिए तैयार करते हैं बहादुर शाह जफर को। ये जफर नाम से कविताएं करते हैं। काफ़ी नरम दिल के व्यक्तित्व हैं, अच्छे कवि रहे हैं, नज़में लिखी हैं। जफर पहले तो तैयार नहीं होते हैं, लेकिन काफ़ी बातचीत के बाद ये इनका नेतृत्व कहते हैं कि मैं बूढ़ा आदमी, मैं क्या करूँगा इसमें, लेकिन काफ़ी मान मनोबल के बाद ये तैयार हो जाते हैं। और होता ये है कि जब क्रांतिकारियों का जब पतन होता है, जब अंग्रेज पुनः सत्ता में लौटते हैं, तो उस समय काफ़ी सुंदर घटनाएं हैं कि एक दौर ऐसा आता है जब उनको लगता है कि हम पकड़े जाएंगे, अपने परिवार सहित हुमायूं के मकबरे में छुप जाते हैं। हुमायूं के मकबरे पर छुपते हैं और जब हुमायूं के मकबरे पर ये अपने पुत्रों सहित छुपे हुए हैं तो वहाँ पर हडसन इनको गिरफ्तार करने जाता है। और जब हडसन इनको गिरफ्तार करने जाता है तो उस समय उसके साथ एक जानकार होता है उर्दू का, और वो जानता है कि बहादुर शाह उर्दू के अच्छे जानकार हैं। तो तंज कसता है, दमदम में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई है तेग हिंदुस्तान की। और उस समय भी एक राजा, एक बादशाह जो अंग्रेजों की गिरफ्त में है, लेकिन अब भी उसके अंदर का वो हिंदुस्तानी स्वाभिमान मरा नहीं है। उस अवस्था में भी वो जवाब देता है, हिंदुआ में बू रहेगी, हिंदुआ में बू रहेगी, जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ऐसा जवाब उस समय भी बहादुर शाह देते हैं। और इनके संबंधियों को आप जब कभी जाएंगे, लाल किले के ठीक सामने जामा मस्जिद का वो जो एरिया है, वहां पर तोपों में बांध कर उड़वा दिया जाता है। और जब बहादुर शाह जफर को भूख लगती है तो हडसन एक थाली में इनके बेटों का कटा हुआ सर प्रस्तुत कराता है, और उसको देखकर भी ये बूढ़ा शेर विचलित नहीं होता है। वो तब भी कहता है कि यही तो एक हिंदुस्तानी पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपने देश पर, अपने वतन पर शहीद होकर के और कुर्बान होकर के अपने बेटे के सामने आए। इससे बड़ी फख्र की बात क्या होगी। और फिर इनको गिरफ्तार करने के बाद इनको रंगून भेज दिया जाता है। रंगून में जेल में रहते हुए अपने वतन से, अपनी मिट्टी से कितना प्यार था बहादुर शाह जफर को, वो इस बात पर एक टूटा हुआ बादशाह, एक टूटा हुआ पिता अब ये कामना करता है कि काश मुझे मयस्सर हो सके हिंदुस्तान की सरजमी और मैं वहाँ खा के सुपुर्द हो सकूं। तो एक आखिरी नज्म लिखते हैं और उसकी आखिरी लाइनें हैं जो इस बात को दर्शाती हैं कि वो कम से कम ये चाहते थे किसी तरीके से मैं अपने वतन लौट सकूं। उन्होंने लिखा, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली, कूरे यार में मुझे अपने उस वतन में जिससे मुझे इतनी मोहब्बत है वहाँ दफनाना भी मुझे नसीब नहीं हुआ। मरने के बाद इनको वहीं म्यांमार में श्वेत पैगोडा की जो जगह है वहीं पर इनको दफना दिया जाता है। वहीं पर इनकी कब्र है और आज भी म्यांमार की यात्रा करने वाले जो हमारे राजनयिक जाते हैं वो अक्सर वहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते हैं। इस तरीके से बहादुर शाह जफर के रूप में ये मुगलों का इतिहास अपने
अंतिम पन्ने को इतिहास में पलटता है। इस तरीके से आज हमने उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।